हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए साइंस स्टूडेंट के लिए साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए। पहला इसमें प्रश्न है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्नों का संग्रह है जो कि कंटेंट बेस्ड और बेसिक कंटेंट पर आधारित और पेडोगोजी शिक्षा शास्त्र पर भी आधारित ये प्रश्न इसमें दिया गया है। पहला इसमें प्रश्न है कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं आनुवंशिक रोग, अभावजन्य रोग, संक्रमण रोग, ये सभी। तो ये कौन से रोग कहलाते हैं? ये होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं, यानी पहला का दूसरा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। निम्न में से कौन सा कथन इसका सही निष्कर्ष है? कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि वसा युक्त भोजन एक अच्छा स्रोत है। इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। इतना अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसमें कौन उपयुक्त होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना में? तो इसका सही देखेंगे, तीसरा विकल्प सही होगा। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो दूसरे का दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तीसरा प्रश्न कि समतल दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति के बराबर होनी चाहिए। 1 व 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सत्य है? ये पहला सत्य होगा कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। तो तीसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमणानुपाती होता है। चुंबक की चाल में परिवर्तन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुंडली के पदार्थ पर निर्भर करता है। बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमणानुपाती होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, या फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चौथा का चौथा ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि धातुओं में चमक होती है, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं सुचालक होती हैं। धातुओं के बने तड़ित चालक जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा सही विकल्प होगा? ये धातुएं सुचालक होती हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक के रूप में। पांचवा का तीसरा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इससे क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, छठवां का। सातवां प्रश्न है, घाव व फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी एक प्रतिरोधी है। फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। तो सातवां का सही ऑप्शन इसमें तीसरा होगा कि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। आठवां प्रश्न है, क्षार का जलीय विलयन नीले लिटमस को पीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसका सही ऑप्शन दूसरा होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार का जलीय विलयन। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। नौवां प्रश्न है, तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ इमली, नींबू आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ कड़वे हो जाते हैं। तांबे से क्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं। तांबे के बर्तन को काला कर देते हैं। तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ सड़ जाते हैं। तो ये संक्षारण कर देते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 9 का। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोलोनियम, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी संख्या अधिकतम है?
या सर्वाधिक है, तो ये पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या अधिक होती है, यानी तीसरा ऑप्शन 10वां का सही होगा। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बेसिलस सबटिलिस। तो इसमें कौन है खाद्य विषाक्त से संबंधित है? तो ये इसमें दूसरा है, खाद्य विषाक्त से संबंधित जीवाणु है। दूसरा ऑप्शन सही होगा 11 का। इस तरह से आ गए थे 12वां प्रश्न, हाइड्रोजन बम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। इसका निर्माण 1952 में अमेरिका में हुआ था। हाइड्रोजन बम की अभिक्रिया उसमें रखे छोटे परमाणु बम में विस्फोट द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें पहचानना है। 12 प्रश्न में है, तो इसमें कौन सा असत्य है? तो केवल पहला असत्य है, ये नाभिकीय विखंडन पर अभिक्रिया पर आधारित है। पहला असत्य यानी केवल कौन सा असत्य होगा? 12 का पहला ऑप्शन सही होगा। 13 प्रश्न आते हैं, जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कारण, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कारण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कारण ऐसा होता है, यानी 13 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न, वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का वेग बताता है, समय बताता है, विस्थापन बताता है, त्वरण बताता है। तो वेग समय का जो ग्राफ हो ढाल या ढलान जो बताता है वह त्वरण बताता है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 15 एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधा रखा हो तो यह पौधा खिड़की की ओर झुक जाता है, क्योंकि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश से आकर्षित होते हैं, खुले स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका होगा, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी 15 का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 16 प्रश्न है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड तक 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है, तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल होगी 72 मीटर प्रति सेकंड, 24 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 24 मीटर प्रति सेकंड, 16 का दूसरा। 17 प्रश्न है, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि द्रव असंपीड्य होते हैं। द्रव के कणों के मध्य ठोस के कणों के अपेक्षाकृत अधिक रिक्त स्थान उपस्थित होता है। द्रव के कणों के मध्य ठोस के कणों की अपेक्षाकृत कम रिक्त स्थान उपस्थित होता है। द्रव के अणुओं के मध्य अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। तो ये दूसरा इसका कारण होगा विसरण का, कि द्रव के कणों के मध्य ठोसों के कणों की अपेक्षाकृत अधिक रिक्त स्थान उपस्थित होता है। 18वां प्रश्न पाते हैं, सामान्यतः सभी धातुएं प्रकृति में अयस्क रूप में पाई जाती हैं। अयस्कों को गर्म करके धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है निष्कर्षण, अपचयन, प्रगलन, दहन। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये प्रगलन कहलाती है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, 18 का तीसरा। 19 प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रक तरल विटामिन जाल होते हैं। केंद्रक की खोज 1850 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है जो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है वो पहचानना है इसमें। तो चौथा इसमें सत्य है कि केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा रहता है जो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। 20वां प्रश्न है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चारों ऑप्शन में से पहचानना है। तो इसमें ये वाला सही होगा कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक में उनका बढ़ता जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा 20वां का। 21 प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? विज्ञान सभी तत्वों का विश्लेषण सामान्य रूप से करता है। विज्ञान किसी तथ्य का विश्लेषण मोटे तौर पर करता है। विज्ञान किसी तथ्य का विश्लेषण बड़ी बारीकी से करता है। उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो ये तीसरा इसमें सही होगा विकल्प, विज्ञान किसी भी तथ्य का विश्लेषण बड़ी बारीकी से करता है। तो 21 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 22 प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की मान्यता है एक ही समय में एक से अधिक छात्रों को अनुदेशित करने में, छात्रों की निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्ड होते रहने में, सही तकनीकी के प्रयोग में, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की जो मान्यता है वो किसके लिए है? छात्रों की निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्ड होते रहने में। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। अब इसके बाद 23 प्रश्न आते हैं। ये ह्यूस्टेरिक विधि छात्रों को प्रतिस्थापित करती है एक वैज्ञानिक के रूप में, योद्धा के रूप में, मानव के रूप में, यंत्र के रूप में। तो ह्यूस्टेरिक जो विधि है वह वैज्ञानिक रूप में प्रतिस्थापित करती है। 24वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षा का उपयोग सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए एक के रूप में होना चाहिए, साधन के रूप में, रुचि के रूप में, संरचना के रूप में, 2 और 3 दोनों। इसका उपयोग जो होता है साधन के रूप में होना चाहिए। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। फिर इसके बाद 25वां प्रश्न आते हैं, शिक्षण क्रिया आयोजित की जाती है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनकी समझ का विकास करने हेतु, पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु, परीक्षा हेतु तैयारी कराने हेतु, उपरोक्त सभी। इसमें पहला होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनकी समझ का विकास करने हेतु, यानी 25 का पहला ऑप्शन। 26 है, बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के तथ्य को समझाने हेतु उपयुक्त उपागम है अध्यापक केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोनों इसमें उपागम जरूरी है, यानी 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 27 आते हैं, बालकों में भाषा संबंधी दोष विभिन्न कारणों से होते हैं, इसके लिए निम्न में से कौन से उपचार के रूप में लाकर भाषा अध्यापक काफी हद तक अपने उद्देश्य को सफलता प्राप्त कर सकते हैं? दुर्बल स्मरण शक्ति, प्रोत्साहित करने वाले व्यवहार, अतिरिक्त समय में व्यक्तिगत रूप से, 1 तथा 2। तो सबसे ज़्यादा उद्देश्य या सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा हो सकता है? इसमें दूसरा होगा, प्रोत्साहित करने वाले व्यवहार के साथ। 27 का दूसरा। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। तो कौन से वैज्ञानिक कौशलों को ज़्यादा उपयुक्त है उसके विकास के लिए? तो सही ऑप्शन इसका तीसरा जाएगा, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। 28 का तीसरा। 29 प्रश्न, विज्ञान में इसमें भरना खाली स्थान के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में, लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में, विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने में, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने। यानी विज्ञान में जो प्रायोगिक कार्य है वो किस पर बल ज़्यादा देती है, किसको विकसित करती है? इसका सही ऑप्शन ये पहला है, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में। 30वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यता को समुन्नत करने, विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने। इसका सही ऑप्शन पहला होता है कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में। 30वां का पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें इस तरह से देखें, 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस स्टूडेंट के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।